गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ, 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। सोचिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुका रहे हैं। आप बस दी गई कुल राशि को देखकर भुगतान नहीं कर देते ना। आप एक नजर डालते हैं, क्या ये सभी खर्चे वाकई मेरे हैं? क्या कोई डुप्लीकेट चार्ज तो नहीं है? ये एक छोटा सा व्यक्तिगत सत्यापन है। अब कल्पना कीजिए कि यही काम किसी बड़ी कंपनी के लिए करना हो, जिसके लाखों करोड़ों के कर्ज और बिल हों। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वे किसी भी बिजनेस के लिए कर्ज और देनदारियों की जांच पड़ताल, यानी लायबिलिटी वेरिफिकेशन के बारे में है। हमारा मिशन ये समझना है कि एक ऑडिटर या कोई भी बाहरी व्यक्ति ये कैसे पक्का करता है कि किसी कंपनी के बैलेंस शीट में जो कर्ज दिखाए गए हैं वो असली हैं, पूरे हैं और सही सही दर्ज किए गए हैं। बिल्कुल। और ये केवल नंबरों का मिलान करने से कहीं ज्यादा है। ये असल में वित्तीय पारदर्शिता और भरोसे की नींव है। आज हम देखेंगे कि ये पूरी तहकीकात क्यों इतनी जरूरी है और एक ऑडिटर इसे अंजाम देने के लिए क्या-क्या कह सकते हैं जासूसी तरकीबें अपनाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं देनदारियों को परखना या लायबिलिटी वेरिफिकेशन, तो इसका सीधा साधा मतलब क्या है? देखिए, इसका सबसे सरल मतलब है ये जांचना कि बैलेंस शीट में कंपनी जो भी कर्ज और दायित्व दिखा रही है वो सच में मौजूद है। मतलब वो वास्तविक हैं, कंपनी से ही जुड़े हैं और उनमें कोई हेरफेर नहीं की गई है। इसे आप एक तरह की वित्तीय जासूसी समझ सकती हैं। वित्तीय जासूसी, दिलचस्प। लेकिन इतनी सारी मेहनत क्यों की जाती है? क्या ये सिर्फ अकाउंटेंट्स को खुश रखने के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद होता है? नहीं नहीं, इसका मकसद बहुत बड़ा है। इसके कई लक्ष्य हैं। पहला, ये पक्का करना कि कोई भी देनदारी दर्ज होने से छूट न जाए। मतलब ऐसा कोई छुपा हुआ कर्ज जो अचानक सामने आकर पूरी कंपनी को डुबो दे? बिल्कुल वही। दूसरा, ये पुष्टि करना कि कर्ज की रकम सही लिखी गई है, न 1 रुपया कम न 1 रुपया ज्यादा। तीसरा, ये जांचना कि उन्हें बैलेंस शीट में सही तरीके से दिखाया गया है। सही तरीके से दिखाने का क्या मतलब हुआ? कर्ज तो कर्ज होता है ना? ऐसा नहीं है। एक निवेशक के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कर्ज अल्पकालिक है या दीर्घकालिक। मतलब उसे 1 साल के अंदर चुकाना है या चुकाने के लिए ज्यादा समय है। अच्छा, जिसे करंट और नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर किसी कंपनी पर बहुत ज्यादा अल्पकालिक कर्ज है तो इसका मतलब है कि उस पर तुरंत नकदी का दबाव बहुत ज्यादा है। और इन सबसे ऊपर इसका सबसे बड़ा मकसद है धोखाधड़ी या कर्ज को जानबूझकर कम दिखाने जैसी हरकतों को पकड़ना। धोखाधड़ी? अब बात मजेदार हो रही है। तो एक ऑडिटर, हमारा ये वित्तीय जासूस, इस तहकीकात को शुरू कैसे करता है? उसके पास कोई चेकलिस्ट होती है क्या? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। पहला कदम होता है खाता बही की जांच, यानी बैलेंस शीट में दिखाई गई देनदारियों की कुल रकम की तुलना कंपनी के अपने लेजर में मौजूद अलग-अलग खातों के बैलेंस से करना।
फिर कर दी हो तो ये पहली जांच तो किसी काम की नहीं रहेगी। आप बिल्कुल सही जगह पे सवाल उठा रहे हैं। इसीलिए ये सिर्फ पहला कदम है, एक शुरुआती बिंदु। ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि कंपनी के अपने कागजात आपस में मेल खाते हैं या नहीं। असली जासूसी तो अब शुरू होती है। दूसरा कदम है सहायक दस्तावेजों की जांच। सहायक दस्तावेज जैसे कोई बिल, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई खरीद का एग्रीमेंट। हर कर्ज के पीछे एक कागजी निशान होना चाहिए, है ना? ऑडिटर उसी निशान का पीछा करता है। लेकिन ये सारे कागज तो अभी भी कंपनी के अंदर ही हैं। क्या हो अगर अंदर के ही कुछ लोगों ने मिलकर नकली दस्तावेज बना लिया हो? इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? बेहतरीन सवाल। और यही हमें तीसरे और शायद सबसे मजबूत कदम पर लाता है, बाहरी पुष्टि प्राप्त करना। इसका मतलब है कि ऑडिटर अब कंपनी के दायरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है मतलब? वो सीधे उन लोगों या संस्थाओं से संपर्क करता है जिनसे कर्ज लिया गया है, जैसे बैंक, सप्लायर या कोई और उधार देने वाला। वो उनसे लिखित में पुष्टि मांगता है कि बताइए इस कंपनी पर आपका कितना बकाया है। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ कि अगर आपका दोस्त आपको कोई कहानी सुनाए तो आप उसकी बात पर यकीन करने के बजाय सीधे उस तीसरे व्यक्ति को फोन करके पूछें जो उस कहानी का हिस्सा था। एकदम सही एनालॉजी। ये एक स्वतंत्र और बहुत ही विश्वसनीय सबूत माना जाता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि ये कर्ज उचित रूप से अधिकृत थे या नहीं। मतलब क्या कंपनी में किसी जिम्मेदार अधिकारी ने उस खर्चे या कर्ज को मंजूरी दी थी, ताकि कोई अपनी मनमर्जी से कंपनी के नाम पर कर्ज ना ले रहा हो। बिल्कुल। ठीक है, ये सब तो उन कर्जों के लिए हो गया जो किताबों में दर्ज हैं, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो उन देनदारियों से है जिन्हें जानबूझकर पूरी तरह से छिपा दिया गया हो। आप एक भूत को कैसे ढूंढ सकते हैं? ये ऑडिटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके लिए ऑडिटर अघोषित देनदारियों की तलाश करते हैं और इसके लिए एक बहुत ही चालाक तरीका अपनाया जाता है। ऑडिटर बैलेंस शीट की तारीख के बाद, यानी साल खत्म होने के बाद, कंपनी ने जो बड़े भुगतान किए हैं उनकी जांच करता है। एक मिनट, ये समझ नहीं आया। साल खत्म होने के बाद के भुगतानों से पिछले साल के छुपे हुए कर्ज का क्या लेना देना? लेना देना है। सोचिए, एक कंपनी ने 30 मार्च को 1 करोड़ का माल उधार पर खरीदा। उसे ये कर्ज 31 मार्च की बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए था, है कि नहीं? हाँ, दिखाना चाहिए था। लेकिन अपनी वित्तीय स्थिति अच्छी दिखाने के लिए उसने इसे दर्ज ही नहीं किया। अब उसे सप्लायर को भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए उसने 15 अप्रैल को भुगतान कर दिया। ठीक है। जब ऑडिटर अप्रैल के भुगतानों की जांच करेगा तो उसे ये 1 करोड़ का भुगतान दिखेगा। वो पूछेगा ये भुगतान किस लिए था, और जब पता चलेगा कि ये उस माल के लिए था जो 31 मार्च से पहले आ चुका था, तो चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, चोरी पकड़ी जाएगी। अरे वाह, तो ये तो कमाल की तरकीब है। मतलब आप कंपनी के भविष्य में झांककर उसके अतीत के छुपे हुए राज निकाल रहे हैं। ये तो वित्तीय दुनिया में टाइम ट्रैवल करने जैसा हुआ। आप कह सकते हैं। ये बहुत ही कारगर तरीका है छुपी हुई देनदारियों को ढूंढने का। ये थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है। क्या हम कुछ असली उदाहरणों से समझ सकते हैं? अलग अलग तरह के कर्जों के लिए ये जासूसी कैसी दिखती है? मान लीजिए वो पैसा जो कंपनी को अपने रोजमर्रा के सप्लायर्स को देना है। जरूर। सबसे पहले बात करते हैं विविध लेनदारों की, यानी सप्लायर्स। इनके लिए ऑडिटर खरीद के चालान, मतलब परचेज इनवॉइसेस को देखता है, सप्लायर के भेजे गए अकाउंट स्टेटमेंट को जांचता है, और जैसा हमने बात की, जरूरत पड़ने पर सीधे सप्लायर को चिट्ठी या ईमेल भेजकर बैलेंस की पुष्टि करता है। सप्लायर्स से उधार तो बिजनेस का रोज का काम है, लेकिन असली बड़ी रकम तो बैंकों से आती है। क्या बैंक लोन की जासूसी भी इसी तरह होती है, या उसके लिए कोई अलग हथियार इस्तेमाल करने पड़ते हैं? ऋण यानी लोन्स के मामले में जांच और गहरी हो जाती है। यहाँ सबसे पहले ऋण समझौते यानी लोन अग्रीमेंट्स को शब्द दर शब्द पढ़ा जाता है। लोन की असली रकम क्या है, ब्याज की दर क्या है, चुकाने की शर्तें क्या हैं, सब कुछ। तो आप सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि कंपनी ने कितना लोन दिखाया, आप ये भी देख रहे हैं कि क्या कंपनी उस लोन की शर्तों का पालन कर रही है या नहीं। बिल्कुल। ऑडिटर खुद ब्याज की गणना को दोबारा सत्यापित करता है ताकि ये पक्का हो सके कि कंपनी सही रकम का ब्याज खर्च दिखा रही है। और जाहिर है बैंक से सीधे लिखित पुष्टि तो ली ही जाती है। यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर लोन के बदले कंपनी ने अपनी कोई संपत्ति, जैसे कोई बिल्डिंग या मशीन, हाँ, कोई बिल्डिंग या मशीन सुरक्षा यानी सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रखी है, तो ऑडिटर ये सुनिश्चित करता है कि इस बात का वित्तीय विवरणों में साफ साफ खुलासा किया गया हो। पारदर्शिता के लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन बिजनेस में तो बहुत कुछ अगर मगर पे चलता है।
मान लीजिए एक कंपनी पर कोई बड़ा कोर्ट केस चल रहा हो जिसका नतीजा भी आया नहीं है। अगर कंपनी हार गई तो उसे करोड़ों का जुर्माना देना पड़ सकता है। क्या उसे भी कर्ज माना जाएगा? अब आप एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर आ गए हैं, जिसे कहते हैं आकस्मिक देयताएं या कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये एक निश्चित कर्ज नहीं है, ये एक संभावित दायित्व है। संभावित? हाँ, जो भविष्य की किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, जैसे किसी अदालती मामले का नतीजा। तो जो चीज अभी पक्की ही नहीं है उसे कोई कैसे जांचेगा? देखिए, इसका सत्यापन पारंपरिक कर्जों से अलग होता है। इन्हें बैलेंस शीट के मुख्य आंकड़ों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये अभी तक तय नहीं है। लेकिन इनकी अनदेखी भी नहीं की जा सकती। इनके सत्यापन के लिए ऑडिटर कंपनी के वकीलों से बात करता है, कानूनी दस्तावेजों को पढ़ता है और ये अंदाजा लगाता है कि कंपनी के केस हारने की कितनी संभावना है। तो इसका मकसद क्या है? क्या कंपनी को डराना? नहीं, इसका मकसद है निवेशकों और बाकी लोगों को आगाह करना। सबसे जरूरी बात ये सुनिश्चित करना है कि इन सभी संभावित देनदारियों को बैलेंस शीट के नीचे दिए गए नोट्स टू अकाउंट्स में ठीक से बताया गया हो। ये एक तरह की चेतावनी होती है कि सावधान, भविष्य में ये एक बड़ा खर्चा सिर पर आ सकता है। अच्छा, तो ये पूरी वित्तीय तस्वीर को समझने के लिए जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो सप्लायर के बिल से लेकर कोर्ट केस तक इस पूरी जासूसी के बाद दिन के अंत में एक ऑडिटर किन बातों पर अपनी मुहर लगाता है? वो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जिन्हें पक्का करने के बाद ही वो चैन की सांस लेता है? बहुत अच्छा सवाल है। जब एक ऑडिटर देनदारियों का सत्यापन पूरा कर लेता है तो उसे कुछ मुख्य बातों पर पूरी तरह से संतुष्ट होना होता है। पहला, देनदारियां वास्तव में मौजूद है, यानी वो काल्पनिक या हवा में नहीं बनाई गई हैं। बिल्कुल। दूसरा, वे उसी व्यवसाय से संबंधित हैं जिसकी जांच हो रही है, में दिखा दिया गया हो। एकदम सही। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी देनदारियों को दर्ज कर लिया गया है। इसे पूर्णता या कंप्लीटनेस कहते हैं। यानी अलमारी में कोई छिपा हुआ कंकाल नहीं है? हाँ, कोई छिपा हुआ कंकाल नहीं। चौथा, उनकी राशि सही दिखाई गई है, जिसे सटीकता या एक्यूरेसी कहते हैं। मतलब कोई टाइपिंग की गलती नहीं है जिससे लाखों का हेरफेर हो जाए। सही। और अंत में 5वां बिंदु है कि वित्तीय विवरणों में उनका उचित प्रकटीकरण, मतलब प्रॉपर डिस्क्लोजर किया गया है, यानी उन्हें सही तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उनसे जुड़ी सभी जरूरी जानकारी बताई गई है। जब ये सब पूरा हो जाता है तब जाकर ये प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। तो हमने एक सरल सवाल से शुरुआत की थी, हम कैसे जानते हैं कि किसी कंपनी के खाते में दर्ज कर्ज असली हैं? और हमने देखा कि ये एक विस्तृत जासूसी जैसी प्रक्रिया है, जिसमें हर दावे के लिए सबूत चाहिए, चाहे वो एक अंदरूनी बिल हो, एक बाहरी बैंक पुष्टि हो या एक वकील की राय। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि सच्चाई की खोज है। बिल्कुल, ये पूरी प्रक्रिया वित्तीय विवरणों में विश्वास और पारदर्शिता पैदा करने के बारे में है। ये उस भरोसे की नींव है जिसके आधार पर निवेशक, बैंक और यहाँ तक कि कर्मचारी भी उस कंपनी के भविष्य पर दांव लगाते हैं। संक्षेप में कहें तो ये वित्तीय ईमानदारी की रीढ़ की हड्डी है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर ये पूरी प्रक्रिया सबूतों और दस्तावेजों पर आधारित है, तो उन देनदारियों का क्या जिन्हें इतनी चतुराई से छुपाया गया हो कि उनका कोई कागजी निशान ही ना बचे, या जहां मिलीभगत से इतने पक्के नकली दस्तावेज तैयार किए गए हों कि वे असली लगें? ये प्रक्रिया धोखाधड़ी को पकड़ने में कितनी अचूक हो सकती है?